आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है भांस, जिसकी लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी भांस। गोखड़े नुमा खिड़की में खड़ी वह रेत पर उतरते अंधेरे को देख रही थी, मानो कोई राक्षस रेत निगलता हुआ बढ़ता आ रहा हो। गर्मी की इस शाम में हवा की गति में बढ़ती तीव्रता कुछ देर तो भली लगी, लेकिन जब आंखें किरकिराने लगी तो वह समझ गई कि आंधी के आसार हैं। उसे पता था हवा ज़रा तेज हुई नहीं, बिजली को जाते देर नहीं लगेगी। सो उसने लालटेन और दियासलाई करीब रख लिए। ऐसे में मोमबत्ती ज़रा भी कारगर नहीं। तमाम दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियों मूंद लो, उनमें अखबार फंसा दो। रेत और हवा अपने आने के लिए संद खोज ही लेती है। उसका ख्याल ठीक ही निकला। बिजली चली ही गई। हवा सचमुच बहुत तेज हो चली थी। दियासलाई जलाना कठिन हो रहा था। बड़ी मुश्किल से लालटेन जली। खिड़कियों से बंद पटों से रेत टकरा रही थी, सूखी मोटे कणों वाली रेत, एकदम बरसात की तरह। ऐसी आंधी और इससे जुड़ी आवाज़ें किसी अनिष्ट की आशंका क्यों जगाती हैं। खिड़कियों में बने घोंसलों में बैठी चिड़िया पंख फड़फड़ाने लगी। खिड़कियों के पल्ले खुल चुके थे और खिड़कियों के सीखचों के बीच बामुश्किल अटके घोंसले तेज़ हवा से अब गिरे की हालत में थे। सब घोंसलों में चिड़ियों के अंडे बच्चे थे। उसे हैरानी हुई प्रकृति पर। वह सोच में पड़ गई। चिड़िया के घोंसले बनाने का मौसम और तूफानों का मौसम एक ही क्यों होता है? डार्विन के सिद्धांत पर चिड़िया अपने आप को परखती है क्या? हवा खाली कमरों में घुस आई थी। खिड़की दरवाजे खड़खड़ा रहे थे। आंधी के जोर से जीर्ण हवेली की पुरानी दीवारें कांपती सी महसूस हो रही थीं। वातावरण विचित्र ध्वनियों से गूंज उठा था। उसने आंखें मूंद ली, मगर ये विकट ध्वनियाँ सुनकर उसका अवचेतन अपने आप ही अजीबोगरीब कल्पनाओं से उन ध्वनियों को जोड़ने लगा। उसे ऐसा क्यों लगने लगा कि इस हवेली में कोई है जो युगों से यहाँ अकेले छूटा हुआ है और मर्मभेदी उच्छ्वास ले रहा है। अचानक टूटा उखड़ा फर्श कांप सा जाता तो उसे लगता कि वही रेत लीलता हुआ अंधेरे का विशाल राक्षस भारी कदमों से दूसरी मंजिल के खाली कमरों में चल रहा है। कभी लगता कि कोई बराबर नीचे के बड़े फाटक की मोटी लोहे की सांकल खटखटाए जा रहा था और अब धैर्य छोड़ वह पूरी हवेली के चक्कर लगा रहा है। इन विचित्र आवाज़ों के शोर से वह घबरा कर उठ बैठी। अचानक उसे लगा कि उसके ऊपर से युग फरफराते हुए गुजरे चले जा रहे हैं और वह उस पुरानी हवेली में ऊपर से शांत और भीतर से डरी हुई बैठी है। न जाने कितने युगों के बीत जाने की प्रतीक्षा में है। कुछ तो था जो उसके अवचेतन की घुमड़न के लिए काफ़ी था। ऐसी तूफानी रातों के बाद की हर सुबह वह कालिमा की कोख से बाहर आती थी। अग्निशिखा सी तपती तमतमाती, मगर खुद के वजूद से बेखबर, फटी फटी आँखों से शून्य में घूरते हुए उस आत्मविस्मृत बूढ़े को देखती तो चुपचाप बुझ जाती। उस दिन सुबह भी अपनी चाय बनाते हुए उसे अपने इस जनक का ख्याल आ गया। रात उन्होंने कुछ नहीं खाया था। भूखे होंगे, चाय के साथ डबल रोटी दे देगी। रात की आंधी से पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। जहाँ देखो वहाँ रेत। पहले इत्मीनान से चाय पी ले, फिर सफाई करेगी। तब तक खेत से भोरिया भी आ जाएगा, सहायता हो जाएगी। वह चाय लेकर उनके कमरे में गई थी। वे वहाँ नहीं थे। कहाँ चले गए ऐसी हालत में? देखा तो वे आंगन में पड़ी खाट पर औंधे पड़े थे। रात की भीषण आंधी में ये यहाँ कैसे चले आए? रेत जमकर बरसी थी उनके ऊपर, कपड़ों में, खुले मुंह में, पलकों पर।
रेत ने उनका ताबूत ही बड़ा डाला था। पहले उसने सोचा बेहोशी का दौरा पड़ा होगा, पर वहाँ तो सांस ही नदारद थी। उसने चीख कर पड़ोसी से जयदीप को पुकारना चाहा, मगर आवाज़ गले में फंस कर रह गई। कुछ ही दिन पहले वह जीता जागता आत्मीय संबंध भी तो मर चुका था। वह किसे आवाज़ दे रही है? मन का काष्ठ में बदलना उसे साफ साफ महसूस हो रहा था। उसने गहरी सांस लेकर आने वाली आफतों के लिए खुद को तैयार किया। ठीक ही तो हुआ है, यह देह अपनी गलाजतों से मुक्त हो गई। हन हन बहनों के घर फ़ोन करने अर्थी के लिए बांस की खपच्चियाँ चीरने से लेकर बांधने तक, पड़ोस से तरताप काका साहब और गुलाब मामा को बुलाकर यह कहने तक, काका बस जल्दी ही क्रियाक्रम कर दो, कोई आए भले ना आए, अब क्या बचा है इस देह में। वह ज़रा भी नहीं रोई थी। अब इस फांस ने उसे रुला दिया है। यूँ चुनी जाती है गालियों में लड़कियाँ, कोई रिश्ता उनके अख्तियार में नहीं रहता। कनिष्का उंगली में फांस गहरे धंस कर अब भूरी भी पड़ गई है। उस फांस को सहलाने से भी अब दर्द होता है। इसीलिए अब इतनी देर बाद पीड़ा के अतिरेक से आंसू छलछला उठे हैं। गहरे धसी फांस के सूख जाने की वजह से, या इस सजी हुई अर्थी के सामने बैठकर एक जीवित, स्पंदित, चीखते चिल्लाते प्रलाप करते बेचैन प्राणी की निर्जीव देह से सहम कर, या एक समूचे रिश्ते की व्याख्या करने पर। यह देह जब जीती थी तो उसने उसकी ज़िंदगी के तमाम दरवाज़ों पर सांकलें लगा दी थी। यह देह जब निर्जीव है तो भी अपने संग उन सांकलों पर लगे तालों की कुंजियाँ साथ ले गई है। आज तो उसे रास्ते के नाम पर सुरंगा का पता देता एक सुराख और उससे झरती पीली रोशनी भी नज़र नहीं आ रही। वह अर्थी के पास चुपचाप बैठी है। सामने रखी निर्जीव देह के प्रति उसके मन में कोई भाव नहीं उठ रहा है, ना वितृष्णा का, न शोक, न मोह। सच कुछ भी तो नहीं। वह चुपचाप उंगली में धसी सूखी हुई फांस को निकालने की कोशिश में एक यंत्र की तरह जुटी है। मस्तिष्क सुन्न होने के बावजूद नेपथ्य में पूर्ण सजग है। खोई हुई आवाज़ें गूंज रही हैं। उमा की माँ, इस छोरी से कह दो कि अब आंगन में नहाई तो टांगें तोड़ दूंगा। वह आंगन में खड़े बड़े से कठौत में घुसकर उछलती कूदती पानी छलकाती हुई सहम गई है। अपने दो छोटे अल्पविकसित स्तनों को अनायास तौलिए से ढक लिया है। बड़ी जीजियों की तरह ग्लानि में डूब कर रह गया है नन्हा सा मन। सीने पर उगे वो दो फूल उसे पिछवाड़े में उगी नागफनी पर साल में एक बार उगने वाले फूल जैसे लगने लगे थे। वह अपना शरीर देखती है। 11 साल की उम्र के बाद बाबूजी की टोक से मानो ठिठक कर वहीं विकसित होना रुक गए। स्तन, होठों के ऊपर स्याह बालों की रेख, लड़कों की सी मजबूत काठी। पता है अंतु, जब तू हुई तो भाई साहब तमतमा कर घर से बाहर चले गए थे और हमारी माँ यानी तेरी दादी खूब पछाड़े मार के रोई थी। चौथी बार भी लड़की दाई को तो धकिया ही दिया था बिना कुछ दिए लिए। वैजी ने तो लड़का होने की 500 रुपये की दवा भी दी थी, पर हो गई तू। तेरा नाम तेरी माँ ने अंतिम रखा और तौबा कर ली। एक और आवाज़ भी तो, जो उसके जहन में सिर झुकाए चुपचाप गुजर रही थी, जिसे वह चाहकर भी कायराना का विशेषण नहीं दे सकी। उस पर समाज की दुहाई और व्यवस्था की गर्द चिपकी थी। दुनिया जहान में रिश्ते के नाम पर चाहे छोटे छोटे अनदेखे कांटे लोग दिन रात निकलते हों, पर अंतिमा मेरी माँ कहती है, आंखों देखा मोटा कांटा नहीं निकला जा सकेगा। जीवन भर माँ तुम्हें हिकारत से देखे, ये मैं नहीं चाहता। तुम भी नहीं चाहोगी। मैं हमेशा तुम्हारी परवाह करूँगा, जब भी पुकारोगी उपस्थित होऊंगा। पर बचपन में हमारी माँओं के खेल
खेल में किए कॉल करार को गंभीरता से मत लेना। सारी जीजियों का ब्याह हो गया था, मगर माँ उसके हिस्से के अपने सारे कॉल व करार और हिसाब किताब अधूरे छोड़कर उस दुनिया में चली गई। तो भी वह मनहूस बनकर उस घर के भाग्य से चिपकी रही है। बुढ़ापे की औलाद में क्या लड़के ही प्यारे होते हैं? दुनिया जहान की उपेक्षिता वह अम्मा को बहुत प्यारी थी। वे दिन रात छाती से उसे चिपकाए घूमा करती थी, बहुत बड़े होने तक। मगर उसके 14 साल के होते होते वे जाती रहीं। अपनी गिरती सेहत का इलाज वे नीम हकीमों के ज़रिए खुद कराने जाती। बाऊजी ने तो उनके पैदा होने के बाद अम्मा की तरफ मुड़कर कभी देखा ही नहीं। कभी कभी अम्मा के कमरे से हताश फुसफुसाहट उभरती, हमसे मतलब ही क्या है उस रांड नर्स के रहते आपको? एक दिन हम पैर घिस घिस के मर जाएंगे, ब्याह लाना उसे ही। उत्तर में वही दहाड़, कल की मरती हो तो आज मर ले। तूने दिया ही क्या है हमें, 4 छोरियों के सिवा? 3 तो जस तस ब्याह दी। वे दांत किटकिटाते, अब ये चौथी, इसे तो कुएं में फेंक आऊँगा। अब और कर्जा लेना मेरे बस का नहीं। अपने कमरे की तरफ जाते हुए ताऊ के साथ मुड़ते और लपक कर माँ के कंधे झकझोर कर कहते, और जिसे तू रांट कह रही है ना, तेने ही धर्म बहन बनाया था उसे, और उसी ने तेरी तीसरी लड़की के ब्याह में बिन ब्याज पैसा दिया था। हाँ जी हाँ, बिन ब्याज उसने तो हमारा वो सब कुछ गिरवी रखवा लिया जिसे हम अपने जीते जी न छुड़ा पाएं। माँ के जाने के बाद यह हवेली कितनी सूनी हो गई थी। शाम होते ही नीम पर बैठे कौओं का शोर इसे और मनहूस बना देता था। फिर रात को ढलते हुए सन्नाटे में मोर की पीहू पीहू उसके भीतर एक निर्वात को जन्म देती थी। उसके वजूद में भी सन्नाटा पसर जाता था। तब उसे इस हवेली के भरे पूरे जवान दिन याद आते, अपने बचपन के दिन। अम्मा, तीनों बड़ी बहनें और उनका लाड़, उनकी शानदार शादियाँ, हर तीज त्योहार उनका मायके आना, घर में उत्सव का माहौल आए दिन बना रहता था। पिता का व्यवहार और सट्टा दोनों उरूज पर थे। याद आता फागुन में पकते गेहूं और जलते पलाशों का मौसम। पड़ोस की चाची के बेटे जयदीप के साथ बैलगाड़ियों के पीछे लटक कर उसके खेतों पर जाना, जंगल जलेबी के ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाना, बबूल पर लटके पूरे बने और अधबने बया के घोंसले उतार लाना, ड्रैगन फ्लाई की पूंछ में धागा बांधकर हेलीकॉप्टर बनाना। बचपन से ही उन दोनों को पता था, उनकी माँओं के सखी भाव में किए गए करार के अनुसार बड़े होकर उन दोनों की शादी होना तय है। मगर उससे उनकी गाढ़ी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह निक्कर पहनकर जयदीप के साथ जमकर गिल्ली डंडा खेलती। लड़कियों के खेल उसे कभी रास नहीं आए। बेटे के अभाव की अपनी मनोग्रंथि के तहत बचपन से अम्मा ने उसे हाफ पैंट शर्ट ही पहनाई थी। छोटी छोटी आँखें, भक्क गोरा रंग, छोटी गोल नाक, ऊपर वाले होठ के ऊपर हमेशा पसीने की बूंदें और गहरे भूरे रोएं, छोटे कटे घुंघराले बाल। अक्सर अनजान लोग उसे लड़का समझ लेते। जयदीप के नए दोस्त उसकी पीठ पर धौल जमा देते लड़का समझकर। अम्मा के साथ ननिहाल जाते हुए बस का कंडक्टर भी उसे लड़का समझ लेता। उम्र का वह संधि स्थल न आया होता तो वह माँ का बेटा बनी रहती। 5 दिन घर में बंद रहने के बाद वह छठे दिन चेहरे पर ढेर सारी अव्यक्त ग्लानि लिए छत पर गई थी। जब जयदीप हंसकर बोला था, तो जीजी की तरह तेरे भीतर भी कांच की गुड़िया रहने लगी है। माँ कहती है, लड़ाई में बहन को पेट में मुक्का नहीं मारना। लड़कियों के अंदर बड़ी नाजुक होती हैं वो अंदर से, कांच की गुड़ियों सी। क्यों? क्या हर वक्त माँ कहती है ये, माँ कहती है वो? मेरे अंदर कोई कांच की गुड़िया वुड़िया नहीं रहती। उसने प्रतिरोध किया था। जयदीप के फौज में लांस नायक की ट्रेनिंग पर जाने के बाद
और माँ के मर जाने के बाद वह खुद ही हिचकने लगी थी चाची के घर जाने से। कहीं उसे चाची बेसब्र न समझ लें। रिश्ता तो तय है, मगर चाची उसके पिता से चिढ़ती भी हैं और डरती भी हैं। उसकी संपूर्ण चेतना पड़ोस के उस घर की सुगबुगाहटों पर लगी रहती। माँ के साथ बचपन चला गया। जयदीप के साथ आँखों के कोटरों से हरियल सपने भी उड़ गए थे। माँ सच में उसे कुएं में फेंके जाने के लिए छोड़ गई थी। कुआं ही नहीं, अंधा कुआं। जिस कमरे में से माँ के सधे गले से सुंदरकांड की आवाज़ों की धूप उगा करती थी, उस कमरे में से उभरते आवेगमय आतुर पुकारों और उत्तरों के रहस्यमय धुंधलकों ने उसके जीवन के समस्त गूढ़ रहस्य समझा दिए थे। वह अपनी किताबों में अपना चित्त एकाग्र करती ही थी कि एक अलसाई आवाज़ गूंजती, अब जाऊं? बाबूजी की उसके प्रति वितृष्णा जीवन भर रही। बचपन में मनहूस कहीं की, या छोरी के अलावा कब उसे प्यार से अंतिमा कहकर बुलाया? हाँ, बुलाया था एक बार नशे की हालत में, अपनी असीमित, अनैतिक और किसी मनोरोग की हद तक जा पहुंची कामना के ज्वार में, अंतिमा। और फिर वितृष्णा का बचा खुचा हिस्सा उसके पाले में आ गिरा था। अब उसे करनी थी वितृष्णा अपने उस जनक से जीवन भर। किसी तरह उसने 11वीं पास कर ली थी। उसके बाद उन्होंने उसकी फ़ीस देना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसने मोहल्ले के 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वह भगवान का शुक्र मनाती थी कि कम से कम उसके पास कहने को एक घर तो है, अपना कमरा है, आंगन है। आंगन के 2 विशाल नीम के पेड़ हैं, लंबी लंबी छतें हैं जिन्हें फांद कर वह पड़ोस में जयदीप के घर में कूद जाया करती थी। चाची का हाथ बटाकर जयदीप से बातें कर बाबूजी के लौटने से पहले आ जाया करती थी। मगर इसी घर ने अपनी दीवारों में भीतर ही भीतर नागफनी कांटे उगा लिए थे। इस घर का स्वामी, उसका जनक, झुंड से तज दिए हुए बूढ़े शेर की मानिंद हवेली नुमा गुफा में दिन रात चक्कर काटा करता। अब नर्स भी कभी आती तो अपने 2 मुष्टंडों के साथ पैसों का तकाजा करने के लिए ही आती। उसे चुकाने के लिए उन्हें हवेली के पीछे के अहाते का बड़ा टुकड़ा बेच डालना पड़ा। वे अपनी हार, हताशा और अकेलेपन के गर्द को शराब से पाट रहे थे। समाज में उन्हें पहले का सा सम्मान मिलना खत्म हो चुका था। रिश्तेदार दूर दुराने लगे थे। उस रात उनके नशे में घर लौटने की आहट से हवेली कपकपा गई थी। उसके कान सजग हो गए थे। रसोई में उनकी थाली उसने ढक कर रख दी थी। अमूमन जब वे देर रात पीकर लौटते तो जैसे तैसे खाना खाकर वे सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाया करते थे। सुबह देर से आढ़त पर जाते, मगर उस दिन वे लड़खड़ाते हुए, चीज़ों से टकराते, उन्हें गिराते, खुद गिरते हुए सीधे उसके कमरे में चले आए। अंतिमा, सो गई क्या? आवाज़ सयास नरम की गई थी। वह चुप रही। उनसे उसका वार्तालाप लगभग नहीं के बराबर था। बहुत दिनों से तूने स्कूल की फ़ीस नहीं मांगी, स्कूल छोड़ दिया क्या? वे अंधेरे में टटोलते हुए उसके बिस्तर पर बैठ गए। जेब से एक नोटों की गड्डी निकली। ये ले फीस, 12वीं में एडमिशन ले ले, तू ही मेरा लड़का है अब तो। कमरे में धुंधली 0 पावर के बल्ब की रोशनी थी। उनके क्रश शरीर की परछाई भी दीवार पर दानव की तरह पड़ रही थी। उसके सर पर हाथ फेरते फेरते अचानक उनके हाथ नीचे सरक आए। अचानक वे उसके स्तन दबोचने लगे। वे बुरी तरह चीख पड़ी तो गुस्से में भनना गए। शोर मत मचाए छोरी, कहकर एक चांटा रसीद कर दिया था और अपने कमरे में चले गए थे। वह रात भर कांपते हुए और रोते हुए अपने संकल्पों और विकल्पों से उलझती रही। उसे पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। इस यंत्रणा ग्रह से निकलकर भागना होगा। कब, कहाँ और कैसे? उस दिन पहली बार उसे अपनी दबंग
लापरवाह, विद्रोही व्यक्तित्व के बाहरी आवरण के भीतर एक कांच की नाजुक गुड़िया कांपती नजर आई थी। उसकी सुरक्षा को लेकर वह डर गई थी। गलियों में आए दिन पुरुषों के स्वर में बकी जाने वाली गालियाँ उसके जहन में गूंज रही थीं। वे गालियाँ जिनका इस्तेमाल क्रोध में भी होता है और प्यार में भी। दो पुरुषों के शक्ति प्रदर्शन के बीच औरतों के जिस्म चिने जाते हैं, जिनमें मैं चिनकर जाकर खून के रिश्तों का दम घुटा करता है। बहुत मुश्किल से संभाला था उसने अपनी टहनी की तरह टूट जाने वाली उस उम्र में स्वयं को। वह उठी तो नोटों की गड्डी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसने चुपचाप से खाट की निवाड़ के नीचे उसे छिपा दिया। आखिर उसे एक दिन पास के शहर के नर्सिंग कॉलेज में दाखिला जो लेना है। सुबह सुबह जब वे उठे तो शायद उन्हें कुछ याद नहीं रहा, सिवाय इसके कि उन्होंने सट्टे में जीते नोटों की गड्डी कहीं गिरा दी है। उन्होंने जब उससे पूछा तो उसने पूरी उदासीनता के साथ अनभिज्ञता जता दी। पिछली रात के उस अपवित्र स्पर्श की लिजलिजाहट उसके व्यक्तित्व में फांस बन के गढ़ गई थी। वह उनके सामने पड़ने से बचती। चित्त को झुलसाने वाली इस घटना के बाद उसने घबराकर जयदीप को पत्र लिखा था। 17 साल की लड़की की भोली भाली आशंका के तहत, या जाने उस पर अपने अखंड विश्वास के तहत। अब याद नहीं कि क्या लिखा था। पता नहीं वह अपने डर को पूरी तरह व्यक्त कर भी पाई थी कि नहीं, मगर उसका उत्तर ज़रूर आया था कि वह बेवजह डर गई है। कोई पिता इतना क्रूर कैसे हो सकता है। वह ट्रेनिंग के बाद सालाना छुट्टी पर आएगा, तब बात करेगा। वह उस साल नहीं आ सका। ट्रेनिंग के तुरंत बाद उसकी यूनिट की कश्मीर में तैनाती हो गई थी। इस बीच व्यक्तित्व की तमाम परतों के भीतर बहुत सहेज कर रखी वह कांच की गुड़िया टूट ही गई। उस दिन सियारों की हू से उसकी नींद खुली थी। अंधेरे में उसने देखा कि उसके सिरहाने कोई खड़ा है, लड़खड़ाते हुए, बनियान पहने मगर नीचे से पूरा नग्न। उसका सारा वजूद मानो जैसे बर्फ़ के नीचे दब गया था। उसे लगा सपना है, मगर लिजलिजे स्पर्श ने जल्द ही स्पष्ट कर दिया कि यह सपना नहीं था। गालियों से चिना हुआ एक खून का रिश्ता है जो तमाम सभ्य समाज के पल में पर खच्चे उड़ाकर उसे आदिम काल की गुफाओं में लिए जा रहा था। सभ्यता बहराना सिर उन गुफाओं में चीखती घूमती रही। कमज़ोर दिल, कमज़ोर लिवर वाले उसके लगभग ठटरी हो आए। उसके जन्मदाता में जाने किस दानव की ताकत आ गई थी कि उसका सोचा हुआ गलत साबित हुआ। उसने सोच रखा था कि अगली बार शराब के नशे में पिता ने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो उसका सर दीवार से फोड़ देगी। उसके पिता ने ही उसका सर दीवार से दे मारा। अर्ध चेतना में जाने कब समाज और सभ्यताओं के कानों में बरसों से वह एक गाली जो गर्म शीशे सी गिरती थी, आज उसी सभ्यता की जांघों में वह लहू से लिख गई। जब चेतना हुई तो एक तबाही उसके भीतर मची थी। उसका अवचेतन झुलस गया था। उसके भीतर से झुलसती हुई झाड़ियों की सी तड़तड़ाहट आती रही। भारी वेदना चीख के कुएं के मुंह पर चट्टान की तरह पड़ी थी। चीख अंदर ही अंदर घुटती रही। निहत्थे शब्द हताशा में उलटकर उसका ही अंतस खरोंच देते। अपने ही घर में वह खुद को 7 तालों में रखती। रात को उठ उठ कर कमरे की चटकनी देखती कि कहीं लगी है कि नहीं। अगले साल की शुरुआत में जयदीप आया था। पड़ोस के घर की सुगबुगाहटों ने उसके आने का पता दे दिया था। इस बार उसने दौड़ दौड़ कर लंबी छतें नहीं लांघी। वह घुटनों में सर छिपाकर चेतनात्मक स्तर पर न चाहकर भी अवचेतन के तल पर उतरकर बाहें फैलाकर उसकी प्रतीक्षा में थी। वह आया, छत से छत के रास्ते नहीं, हवेली के बड़े द्वार से।
नीम के पीले पत्तों से अटे आंगन में पत्तों पर चर चर करते हुए बड़े बड़े डग भरता हुआ पिता के बिना डरे बिना हिचके एक औपचारिक अभिवादन के बाद सीधा वह उसके कमरे की सीढ़ियां चढ़ गया था। जब गया था तो किशोर सा लगता था, अब पुरुष बनकर लौटा है। चाल में फौज का सिपाही होने की पूरी ठसक आ गई थी। उसके अंदर नमी की बाकी बची एक परत सिहर गई। वह चाहकर भी खुश नहीं हो सकी, न फूट कर बिलख सकी। वेदना के पत्थर के नीचे उसकी चीख दम तोड़ चुकी थी। उसने बहुत कुरेदा उसमें आए एक पथरीले बदलाव की वजह को, तो उसके पास गाली में बिधे उस रिश्ते के बयान के लिए शब्द थे ही नहीं। आंसू थे, पीड़ा थी, जख्म थे, उधड़ा हुआ अवचेतन था। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे वह समझा पाती। मगर अंतिमा के पिछले वर्ष लिखे गए पत्र के मजमून के प्रकाश में वह बहुत कुछ समझ चुका था। खाली वह ही नहीं समझा, चाची को भी उनके खेत में काम करने वाले भूरे ने हल्का सा संकेत दिया था। बाईसा अंतु जीजी रे लारे मालिक रो व्यवहार ठीक कोणी दारूरा नशा में वे कई भी कर सके वड़ाने होश कोनी रयो की बेटी है कि बैण। जयदीप के सामने ही जब चाची भूरे के मुंह से यह बात सुन रही थी, तब वह अपने नाती को कांटे निकाल निकाल कर मछली खाना भी सिखा रही थी। बेटा, बारीक कांटे तो रोटी के साथ चबा जा, पर बड़ा कांटा आँख से देखकर पहले ही निकाल कर बाहर रख दे। माँ की सीख पर नाती ने ही नहीं, बेटे ने भी अमल किया था। उसने अपने जीवन के 3 लंबे शून्य वर्षों के खालीपन को स्वीकार कर लिया था। यंत्रणा का वो कि सुख का सैलाब जब गुजर जाता है तो पूरा का पूरा याद नहीं रहता, लेकिन टुकड़ा टुकड़ा वह जहन में ज़रूर बनता बिगड़ता रहता है। कैलाइडोस्कोप की तरह या फिर कोलाज की तरह कई बार ये टुकड़े उड़ते चिथड़ों की तरह सपनों के चेहरों पर जा चिपकते हैं। कितनी ही बार वे घृणित दृश्य सपनों में टुकड़ों में बंटकर सपनों को गंदला जाते, एक दूसरे में गड्ढ-मड्ढ होते। मासल भूरे व्रत त्रिकोण त्रिभुजाकार घूं घूं करके घूमती गुलाबी मज्जा की शंकाकार सुरंगों में भटकता उसका स्व, भूरी काली झिल्लियों में फंसी एक नन्ही चिड़िया के भ्रूण सी फड़फड़ाती उसकी आत्मा, कभी कभी एक सुर्ख अंगारा उसकी देह के उन्हीं अनभिज्ञ असावधान अजाने प्रदेशों पर भटकता हुआ उसकी चेतना को सुलगाता हुआ गुजर जाता। उसकी नींद खुलती जांघों के बीच एक से अंतरालों के बीच जल्दी जल्दी होने वाले संकुचनों से वह समझ नहीं पाती कि यह डर के अतिरेक और आनंद युक्त तनाव का मिला जुला कैसा चरम बिंदु है। यह क्या है? ऐसे पलों में उसे अपनी देह विलक्षण स्वरों में विलाप करती महसूस होती। वह अंततः वह अवसाद के बीचों बीच ग्लानि के द्वीप पर स्वयं को पाती। उसकी गलती? तो फिर यह रज्जुओं और मज्जा तक के भीतर छिपी यह ग्लानि कैसी? उस दिन भी तूफान के ऐसे ही आसार नजर आ रहे थे उसे, जब नीचे से एक कर्कश आवाज़ गूंजी थी, तूफान आने वाला है, नीचे उतर, अगर में कुछ पड़ा हो तो उठा ले। वह नीचे उतरी थी। बाहर लाल मिर्च जो सूखने को डाली थी उठाकर उसने रसोई में रखी ही थी कि उसे पीछे से दबोच लिया गया। दांतों के बीच जीभ सा वह खुद को बहुत बचा कर रखती थी, मगर ज़रा सी असावधानी में जीभ कभी कट जाती तो कभी बच जाती। उसके पिछले घावों के खुरंठ ही अभी हरे ही थे कि वह अपमान और पीड़ा दोनों ही भयावह और घिनौनी कल्पना से सहर गई। मन में छिपे क्रोध की एक चिंगारी सुलग कर पूरे वजूद को
दवानल की तरह सुलगाने लगी। उसने अपनी कोहनी से पूरे दमखम के उसकी पसलियों पर वार किया। वह चीख कर वहीं बैठ गया। तब का जो बिस्तर से लगा, फिर नहीं उठा सका। शौच आदि के लिए भी वह भूरिया पर निर्भर रहता। आते खाना बमुश्किल पचा पाती। अंतिमा को उसकी इस हालत पर कभी कभी पश्चाताप भी होने लगा था कि ज़्यादा ज़ोर से मार बैठी थी वह। लेकिन वह कभी हैरान भी रह जाती। टूटी पसलियों के साथ बिस्तर से जा लगी उसकी जनक की जर्जर देह के भीतर अब भी क्या कोई कामातुर राक्षस रहता था। जब भी वह अपने कमरे से कॉलेज को जाने के लिए नीचे उतरती, आंगन में खाट पर बैठे हुए उस व्यक्ति के मुंह से लगातार मवाद की तरह गंदी गालियां टपकती। फटी फटी रहने लगी थी वो जलती आंखें। उनमें उन्माद और ग्लानि दोनों झगड़ालू पड़ोसियों की तरह रहते। जब वे गालियां नहीं देते तो आंगन की दीवारों से सर फोड़ा करते या उसे दिखा दिखा कर अपनी चप्पलें अपने मुंह पर दनादन मारा करते। वह मुंह फेर कर घर से बाहर निकल जाती। कॉलेज जाने के लिए बस में बैठते ही इन गालियों से उपजी जुगुप्सा से एक उल्टी में सारा खाया पिया उलट जाता। वह उठते बैठते मनाती कि अब तो यह जीता जागता प्रेत अपनी समस्त मानसिक व शारीरिक यंत्रणाओं से मुक्त हो जाए। उसने उंगली की फांस को सहलाया। उसे लगा आंधी तूफान और रेत की झरझर बरसात के बीच कल रात के किसी पहर में चीखता चिल्लाता, फटी आंखों से शून्य में देखता, कभी खुद को कभी उसे कोसता, अपनी चप्पलों से कभी अपने को पीटता, कभी उस पर फेंक कर मारता। एक जीवित प्रेत तो इस हवेली की दीवारों से मुक्त हो गया है, मगर एक दंश छोड़ गया है। अर्थी अब भी दालान में स्वजनों के इंतज़ार में सजी पड़ी है। लोग धीरे धीरे जुट रहे हैं। उमा जी पास के गांव में ब्याही हैं, सो वो जल्दी ही चली आई हैं। अंदर बुआ सा को संभाल रही हैं। चार चार छोरियों की जिम्मेवारी में खट के उम्र से पहले ही चला गया मेरा भाई। एक लड़के की आस इसकी जी में रह गई। हाय, अब इसका श्राद्ध कौन करेगा। निर्बंसिया रह गया मेरा भाई। इसकी बनाई जायदाद को गिद्ध लूटेंगे। चुप रहो बुआ सा, यहाँ ये सब मत करो। अंतिमा खींच कर चीख पड़ी। जीजा बाहर बैठक में आने जाने वालों को देख रहे हैं। बाऊजी के भाई और भतीजों का इंतज़ार है। शाम तक बाऊजी के भाई भतीजे नहीं आए तो उसने जीजा से अर्दी उठा देने को कहा। हाँ, जल्दी है जीजा सा, मुझे जल्दी है। अंतिम क्रियाक्रम करने वाले तो वो ही हैं, इनके भतीजे। इनका क्रियाक्रम तो मैं करूँगी जीजा सा। क्या बकवास करती है तू अंतु, गांव वाले क्या कहेंगे। तुम चुप रहो जीजी, मुझे परवाह नहीं किसी की। प्रताप चाचा और गुलाब मामा उठाओ आप लोग अर्थी। आवाज़ में अजीब सी तलखी किसी और ने महसूस की हो कि नहीं, मगर स्वयं उस तलखी को महसूस कर रही है। आंगन से धूप जब सिमटने लगी तो हवेली से अर्थी निकली। गली धूल के गुबार से धूसर पड़ी हुई थी। ढोर डंगर घर लौट रहे थे। मोहल्ले के पुरुष अपने अपने अंगोछे कंधे पर डालकर शव यात्रा में शामिल हो गए। कुछ पड़ोसी होने के नाते, कुछ कौतूहलवश। औरतें अपने घरों की खिड़कियों से घूंघटों में से ताक रही थीं उस कभी न देखे गए दृश्य को। हल्की हल्की उदास गूंज के साथ हल्का स्लेटी सलवार कुर्ता पहने, दुपट्टे को कमर पर बांधे अंतिमा अर्थी के आगे पानी भरी मटकी लेकर चल रही थी, जिसके तल में से बूंद बूंद जल टपक रहा था। रास्ते भर सारा गांव उसे हैरत से देखता रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह पथरीला सा था। न सुख, न दुख, न शोक, न उल्लास। शव यात्रा के शमशान पहुंचते हुए अंधेरा घिर आया था। एक बड़ा सा बरगद, पास बहती वैरागिन सी नदी, इधर उधर बिखरी राख, अर्थी से शव का जल्दबाजी में खोला जाना और पंडित के वे महायात्रा संबंधित श्लोक उसके मन में देह की अर्थहीनता को लेकर अजीब सी विरक्ति जगा रहे थे। शुरू में पंडित एक लड़की से अंतिम संस्कार कराते हुए हिचकिचा रहे थे, मगर वह सारे संस्कार
तटस्थता से निर्देशानुसार पूरे करती रही तो पंडित भी सहज हो गए। मुखाग्नि देने के 5 मिनट के भीतर शमशान के सन्नाटे में चिता तड़तड़ाकर जल उठी। कपाल क्रिया के ठीक पहले जीजा आगे बढ़े, यह सोचकर कि लड़की है, कहीं डर न जाए, मगर हाथ में लकड़ी थामे अंतिमा सोच रही थी, इस संस्कार का महत्व क्या होता है। क्या इससे मनुष्य के दिमाग में रहता काम, क्रोध, मोह का प्रेत मुक्त हो जाता होगा। विचारों के घनीभूत बवंडर की संभावना से घबराकर उसने कपाल पर एक भरपूर प्रहार किया। कपाल अस्थियों के टुकड़े बिखर गए थे। सुबह से उंगली में धसी फांस को उसने सहलाया, अब वह वहाँ नहीं थी। आप सुन रहे थे कहानी फांस। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।